कल से मैं इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर दूंगी। फिर पब्लिक पॉलिसी रह जाएगा ना, फिर तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट। चलो आ जाओ। व्हाट आर द राइट्स? राइट्स क्या है? राइट्स आर ए लीगली और मोरली रिकॉग्नाइज कंडीशन, फ्रीडम, entitlements that allow individual to act, develop and live with a dignity within a society। बोला राइट क्या है? बोले एक सोसाइटी के अंदर रह, एक सोसाइटी के अंदर डिग्निटी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए, है ना, इंडिविजुअल को दिया जाता है। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल को कोई भी एक्ट करना अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, अपने डिग्निटी के लिए कुछ करना है, तो उनको लीगली, मोरली, है ना, इस तरह का कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, उसी को राइट बोलते हैं। जब एक सोसाइटी के अंदर रहने के लिए, जब सोसाइटी के अंदर रहने के लिए लोगों को डिग्निटी के साथ लाइफ गुजारने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए कुछ राइट दिए जाते हैं, ठीक है ना, और लोग उस राइट को यूज करते हैं अपने फ्रीडम के लिए, अपने एंटाइटलमेंट के लिए, अपने कंडीशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसी को राइट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग राइट टू वोट हम लोगों को मिलता है, ठीक ना, या फिर हम लोग अपना प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? हम लोग अपना खुद का घर बना सकते हैं, हम लोग वोट देने का राइट है। तो वोट देने का राइट का मतलब क्या? ये हमारा डिग्निटी है। प्रॉपर्टी मतलब क्या? ये हमारा क्या? डेवलपमेंट है, खुद का प्रॉपर्टी है ना। तो ये सब राइट देता है सोसाइटी के अंदर रहने के लिए। दे आर इनसेंशियल्स फॉर इंस्पायरिंग ए पर्सन सेल्फ डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन ए सिविक लाइफ। ये क्यों दिया जाता है? ताकि एक पर्सन का खुद का डेवलपमेंट हो सके, उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके, और वो सिविक लाइफ में पार्टिसिपेट कर सके। जैसे राइट टू वोट क्या आएगा? तुम राइट टू वोट दोगी तो यानी सिविक राइट में पार्टिसिपेट कर रही हो। बैनसेट क्या बोलते हैं कि राइट इज ए रीजनेबल क्लेम रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, इन्फोर्स बाय द स्टेट। बोला कि राइट जो है ये एक रीजनेबल क्लेम है, ठीक है ना, जिसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? सोसाइटी रिकॉग्नाइज करता है। और इसको इन्फोर्स कौन करता है? तो स्टेट इन्फोर्स करता है। ओके, अगर पूछे बैंसन क्यूट कौन बोलता है कि राइट राइट जो है रीजनेबल क्लेम है, ठीक है ना, तो ये बोलता है तुम्हारा, ये क्या नाम है, बैंस सॉरी, बोसैन क्यूट बोलते हैं। ठीक है, राइट्स जो है ना, दो दो इवेंट से निकल कर आई है राइट्स। एक तो है तुम्हारा, यहाँ से लिबर्टी भी बोल सकते हैं, राइट भी बोल सकते हैं। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1976, यहाँ से राइट निकली है। फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन, यहाँ से भी राइट निकल गया। दो ऐसा इवेंट जहाँ में जो राइट को डेवलपमेंट होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है अमेरिकन डिक्लेरेशन और दूसरा है फ्रांस डिक्लेरेशन, राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस बार भी बुक आया था मेरे ख्याल से, ग्रामसी का डेट पूछा था ना बुक का इस बार, और ये मैं अगली बार भी कराई थी। हैरोल्ड लास्की जो है वो एक बुक लिखते हैं राइट्स के ऊपर, उस बुक का नाम है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? तो 1925 में पब्लिश हुई थी, याद कर लो। लास्की के अकॉर्डिंग, लास्की का जितना भी डिफिनेशन है ना, सब एग्जाम में आया हुआ है, सब तुमको याद करना है, A1 to 1। पहले तो बुक याद करना है कि बुक का नाम क्या है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। उसके बाद ये याद करना है कि ये पब्लिश कब हुई थी, तो 1925 में पब्लिश हुई थी। अकॉर्डिंग टू लास्की बोलते हैं कि राइट आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सी कि जनरल टू बी हिम सेल्फ एट हिज बेस्ट। बोले एक इंसान को अगर अपना अच्छा करना है, बेस्ट करना है, तो विदाउट राइट के नहीं कर सकता है। ठीक है, जब तक उनको वो सोशल कंडीशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तब तक उनका वेलफेयर नहीं किया जाएगा, तब तक एक इंसान अपना बेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, खुद का बेस्ट करने के लिए राइट की जरूरी है। तो ये अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि राइट आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ, सोशल लाइफ के लिए राइट वो कंडीशन है जिसके बिना तुम अपना बेस्ट कर ही नहीं सकते हो। तो ये कौन बोला? लास्की बोला कि हर स्टेट इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो राइट को मेंटेन करके रखते हैं। ये तो बहुत बार आई हुई है, तीन चार बार बोलूँ तो भी कम है, तीन चार बार तो दम आई हुई है क्वेश्चन। ठीक है, लास्की बोले कि एवरी स्टेट, हर स्टेट इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि राइट को मेंटेन करके रखते हैं। राइट जो है ये क्लेम है, बट क्लेम जो है विच आर नॉट इम्पिटी ऑफ ड्यूटीज। इसका मतलब समझना बहुत अच्छा है। राइट क्या है? क्लेम है। चलो मैं बता रही हूँ इसके एग्जाम्पल।
राइट क्या है, जैसे कि तुम्हारे साथ अगर कोई डिस्क्राइमिनेशन कर रहा है तो तुम गवर्नमेंट के पास जाके बोलोगी कि देखो मेरे मेरे फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा, तो राइट तुम क्लेम कर रही हो अपने राइट को जाके। लेकिन जब तुमको राइट मिलेगा तो वो राइट खाली नहीं मिलेगा, ठीक है ना। राइट के साथ तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करना होगा। गवर्नमेंट तुमको सिर्फ राइट नहीं देगी, ठीक है। यहाँ पे वही बात बोली कि राइट आर क्लेम, ठीक है। राइट तो क्लेम है, तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तुम फौरन गवर्नमेंट के पास चले जाओ। तुमको अगर मान लो कि तुमको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया, तुम फौरन चले जाओगी कि राइट टू एजुकेशन तो मेरा फंडामेंटल राइट से है ना, या मेरा राइट से, फौरन चली जाओगी तुम। तो ये तो तुम्हारा क्लेम है, राइट तो क्लेम है, तुम इस पे क्लेम कर सकती हो। लेकिन सुन लो भाई, क्लेम विच आर नॉट इम्पिटी ऑफ ड्यूटीज, बोले ये कोई क्लेम खाली नहीं है। तुमको क्लेम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। जब गवर्नमेंट तुमको राइट दे रही है ना, तो तुमको गवर्नमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना होगा। तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि ड्यूटीज विच आर नॉट इम्पिटी ऑफ ड्यूटीज, ये ड्यूटी से खाली नहीं है। राइट जो है ड्यूटी से खाली नहीं है, राइट क्लेम है, लेकिन राइट के अंदर तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। तुम क्लेम करो लेकिन तुमको गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे तुमको राइट टू वोट देना है, तुमको अगर जो भी गवर्नमेंट का चीज़ है, जैसे ताजमहल गवर्नमेंट के अंदर आ रही है, उसका तुमको उसको प्रोटेक्शन करना है। जैसे कि तुम देख रही हो कि कोई तुम उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो तुम उसको मना करो, है ना। तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होता ना, जैसे कि टैक्स देना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करना पड़ेगा। राइट खाली नहीं है भाई, ड्यूटी से खाली नहीं है। राइट क्लेम है, क्लेम के साथ राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक ना। राइट एट क्लेम बट क्लेम विच आर नॉट इम्पिटी ऑफ ड्यूटीज, ये ड्यूटी से खाली नहीं है, तुमको भी कुछ करना पड़ेगा। जब तुमको गवर्नमेंट दे रहा है कि तुम्हारा कुछ वायलेशन हो रहा है, तो तुम उसके लिए क्लेम कर सकती हो, तो तुमको भी कुछ ड्यूटी करना पड़ेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तुमको राइट टू वोट है, वोट जाके देना पड़ेगा। उसके बाद जो उसके बाद तुमको टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी आती है, अगर सही, तुम उसे सपोर्ट करो, है ना। जैसे तुम्हारा ये वाला आया था, रुको ना मैं बता रही हूँ, स्वच्छ भारत अभियान, यानी साफ सफाई, तो उसमें भी तुमको साथ देना है, साफ सफाई में, है ना। तो ये सब है। लास्ट की बिलीव करते हैं कि स्टेट वुड प्रोवाइड, स्टेट जो है वही तो सोशल इकोनॉमिकल राइट प्रोवाइड करता है। स्टेट कंट्रोल करता है इंडस्ट्रीज को, और दूसरे इंडस्ट्री को भी कंट्रोल। बोला कि देखो भाई, लास्ट की बिलीव करते हैं कि स्टेट को चाहिए कि वो प्रोवाइड करे सोशल इकोनॉमिक राइट, और स्टेट को चाहिए कि वो कंट्रोल करे इंडस्ट्रीज पर, नहीं तो इंडस्ट्रीज कंट्रोल कर लेगा स्टेट के ऊपर। समझ में आ रहा है। लास्ट की बोल रहे हैं स्टेट को कि स्टेट तुम प्रोवाइड करो लोगों को सोशल इकोनॉमिक राइट, और तुम क्या करो, इंडस्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल कर लो, नहीं तो इंडस्ट्री कंट्रोल कर लेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ये बात बोला, स्टेट को एक तरह का इंस्ट्रक्शन दे रहा कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। फिर बोले कि सुनो भाई, वी डू नॉट मीन बाय द राइट द ग्रांट ऑफ सम हिस्टोरिकल कंडीशंस पोजेज इन द चाइल्डहुड। बोला हमको वो राइट नहीं चाहिए हम लोगों को। लास्ट की बोल रहा कि वी डू नॉट मीन, क्वेश्चन में सॉल्व भी किए थे, वी डू नॉट मीन बाय द राइट द ग्रांट ऑफ सम हिस्टोरिकल कंडीशन पोजेज इन द चाइल्ड। बोले बच्चों, जब हम लोग छोटे थे, तो छोटे में जो हम लोगों को राइट मिल रहा था ना, हम लोगों को वो राइट नहीं चाहिए। हम लोगों को वो राइट चाहिए जिससे हम लोगों का डेवलपमेंट हो, जिससे हम लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। हम लोगों को बचपन वाला चाइल्डहुड नहीं चाहिए जो गुजर गया, जो हिस्टोरिकल कंडीशंस पे बेस्ड था, वो नहीं चाहिए, है ना। हम लोग लॉस इन द प्रोसेस टाइम, वो टाइम गुजर चुका, बचपन वाला टाइम गुजर चुका, अब हम लोग बड़े हो गए, तो हम लोगों को ऐसा राइट दे जिसके थ्रू हम लोगों का डेवलपमेंट हो, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। समझ में आ गया, लास्ट की का इंपॉर्टेंट याद कर लेना, ठीक है। राइट क्या है, राइट क्लेम है, लेकिन वो ड्यूटी से खाली नहीं है। ये बोलते हैं स्टेट को कि तुम क्या करो, प्रोवाइड करो सोशल इकोनॉमिक राइट, और इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल करो, नहीं तो इंडस्ट्रीज स्टेट के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। फिर बोल रहा कि राइट जो है, हमको वो राइट नहीं चाहिए भाई जो बचपन में दिए जाते थे, जो टाइम गुजर गया गुजर गया। हम लोगों को कुछ अच्छा राइट चाहिए जिससे हम लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। राइट दो तरह की होती है, एक होती है नेगेटिव राइट और एक होती है पॉजिटिव राइट। भाई वही नेगेटिव राइट मतलब क्या है, वही जॉन लॉक वाला डिफिनेशन,
एक इंडिविजुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना। नेगेटिव राइट में नॉन इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है दूसरों की लाइफ में, खास कर स्टेट जो है या सोसाइटी इंटरफेयर नहीं करेगी। लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी दिया जाता है। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या बोला कि पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है पॉजिटिव राइट रिक्वायर एक्टिव सपोर्ट टू एक्शन फ्रॉम द स्टेट एंड सोसाइटी टू बी फुलफिल। यहाँ पे वो राइट दिए जाएंगे, वो राइट यहाँ पे सोसाइटी या स्टेट जो है ना वो एक्शन करेगा, वो उस तरह से एक्टिवली सपोर्ट करेगा जिससे लोगों का फुलफिल हो, उसका वेलफेयर हो। ये राइट वेलफेयर के बेस पे होगा। वो राइट दिया जाएगा जिससे लोगों को डिप्लॉयमेंट हो, उनका पर्सनैलिटी डिप्लॉयमेंट हो, उनको ड्यूटी मिले, वो तरह का राइट मिलेगा। जैसे कि तुमको मैं बता रही हूँ कौन कौन सा राइट दिया जाएगा। राइट टू एडुकेशन, जब राइट टू एडुकेशन तुमको मिलेगा तो तुम्हारा क्या होगा, पर्सनैलिटी डिप्लॉयमेंट होगा। हेल्थ का तुमको राइट दिया जाएगा, जैसे कि हेल्थ केयर का, जैसे अगर कोई पर्सन बीमार है तो वो बीमार है तो पढ़ाई लिखाई थोड़ी कर पाएगा, तो जाओ भाई तुम्हारे लिए मैंने अस्पताल खोल के रखा हूँ, जाओ वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाओ। अब जब तुम वहाँ से ट्रीटमेंट कराओगे तो तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि तुम अपने पढ़ाई पे, तुम अपने काम पे फोकस करोगे जब तुम्हारा हेल्थ ठीक ठीक रहेगा तो। राइट टू हाउसिंग, हाउसिंग घर भी दिया जाता है रहने के लिए, सोशल सिक्योरिटी भी दिया जाता है ना, पुलिस वगैरह भी दिया जाता है। तो ये आपका वेलफेयर के लिए दिया जा रहा है, लोगों की भलाई के लिए दिया जा रहा है पॉजिटिव राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या बोलते हैं, राइट का थ्योरी पढ़ेंगे। नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स क्या बोल रही है, ये बोली भाई सुनो, इंसान राइट के बिना रह ही नहीं सकता है, और खास कर नेचुरल राइट। नेचुरल राइट आर इनएलिएनेबल और इनवायलेबल, ना इसको तुम वायलेट कर सकती हो, नेचुरल राइट को ना तो वायलेट किया जा सकता है, ना इसके बिना इंसान रह सकता है। ठीक है, ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो राइट है इनहेरेंट ऑल ह्यूमन बींग, ये ऑल ह्यूमन बींग को मिला है, जब वो पैदा होते हैं उनको मिल जाता है। ये राइट सोसाइटी ने नहीं दिया है, ये राइट स्टेट या सोसाइटी ने नहीं दिया। नेचुरल राइट के बारे में बोला जा रहा है कि नेचुरल राइट जो है इसको किसी सोसाइटी ने या स्टेट ने लोगों को नहीं दिया है, बल्कि इस राइट को गॉड ने दिया है। और ये जो राइट है ये प्री पॉलिटिकल है, ठीक ना। इस तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि गॉड ने दिया इस राइट को, इस राइट को किसने दिया, गॉड ने दिया। और ये राइट कब से मिलता है, जब इंसान पैदा होता है ना, एक इंडिविजुअल के बर्थ जैसे ही वो पैदा हुआ उस टाइम से ही ये राइट मिल जाता है। तो नेचुरल राइट थ्योरी क्या बोलती है कि इंसान नेचुरल राइट के बिना रह नहीं सकती और उसको वॉयलेबल नहीं किया जा सकता, इनवॉयलेबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो राइट है ये हर ह्यूमन बींग को दिया गया है, हर इंसान को दिया गया है। लेकिन ये जो राइट है ना इसको सोसाइटी और स्टेट ने नहीं दिया, गॉड ने दिया। और ये प्री पॉलिटिकल राइट है, ठीक ना। सोसाइटी बनने से पहले, ये सॉरी, पॉलिटिकल कोई जैसे होता है ना लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, इस तरह का सिस्टम नहीं था तभी ये राइट आ गया था। तो ये प्री पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, उससे पहले ये राइट आ चुका था। और इसको गॉड ने दिया था, इंसान जब से पैदा हुआ तब से ये राइट मिला है। तो जॉन लॉक जो है ना वो नेचुरल राइट को सपोर्ट करते हैं, और जॉन लॉक्स बोलते हैं कि भाई तीन तरह के राइट लोगों को मिलना जाता है जो कि गॉड देते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद थॉमस जेफरसन आते हैं, ये भी बोलते हैं कि लोगों को तीन तरह का राइट होता है, मिलता है, लेकिन इनका राइट में एक राइट चेंज होता है। जैसे ये बोलते हैं लाइफ तो मिलता है, लिबर्टी मिलता है, लेकिन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इंसान हैप्पीनेस के, मुझे मैं क्या करूं कि मुझे हैप्पीनेस मिले। ठीक है, तीन तरह का बिल्कुल जॉन लॉक के जैसा मिल रहा है, देख लो, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन इनका एक हैप्पीनेस वाला जो राइट है ना ये डिफरेंट हो गया। टॉम पैन बोलो या थॉमस पैन बोलो, इनको दो तरीके से बोला जाता है। ठीक है, ये एक बुक लिखते हैं राइट ऑफ मैन 1791 में, और इस बुक में ये नेचुरल राइट को ना सपोर्ट करते हैं, नेचुरल राइट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। याद रखो, राइट ऑफ मैन बुक किसका है, तो टॉम पैन का है या थॉमस पैन का है। अब आया लीगल राइट्स, तो लीगल राइट्स क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू द लीगल राइट्स थ्योरी, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स, अगर इफ देयर इज नो लॉ द राइट कैन नॉट एग्जिस्ट। बोलो भाई आपने कैसे बोल दिया, नेचुरल राइट क्या बोलता है कि प्री पॉलिटिकल सिस्टम, किसी तरह का लॉ नहीं था लेकिन फिर भी राइट था। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई, जब आपका लॉ ही नहीं रहेगा तो राइट कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये लीगल राइट वाले बोल रहे हैं। ये थ्योरी होल्ड दैट राइट आर नॉट नेचुरल गुड एंड गिवन। नहीं भाई ये बात गलत है कि राइट को नेचुरली या गॉड ने दिया है, नेचर ने या गॉड ने दिया, ये गलत है। बट क्रिएटेड एंड गारंटी बाय द स्टेट, राइट को तो स्टेट क्रिएट करता है, स्टेट गारंटी देता है। ठीक है, तो जो लीगल राइट वाली थ्योरी है ना वो नेचुरल राइट वाली थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। नेचुरल राइट थ्योरी को कौन क्रिटिसाइज करता है, लीगल राइट वाले।
थ्योरी। यहाँ पे एक थिंकर है लीगल राइट के जेरमी बेंथम, ये बोलते हैं कि जो नेचुरल राइट है वो नॉनसेंस है, इन्वेंशंस फैंटास्टिक्स है। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी किए थे उस दिन, नॉनसेंस वाला। अगर पूछे कि नेचुरल राइट को इन्वेंशन फैंटास्टिक किसने बोला है, तो जेरमी बेंथम ने बोला है। या कि बोले कि नेचुरल राइट को नॉनसेंस किसने बोला है, तो किसने बोला है, जेरमी बेंथम ने बोला है। तो लीगल राइट वाले जो थिंकर है ना, लीगल राइट थ्योरी वाले जो थिंकर है वो क्रिटिसाइज करते हैं नेचुरल राइट को। कंप्लीट हुआ अब आएगा हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट, राइट आर ए नेदर गिफ्ट बाय द नेचर। ये भी नेचर राइट को क्रिटिसाइज करे, बोले कि नहीं भाई, ये इसको किसी गॉड ने नहीं दिया है। ये अब उन लोगों को बोला ये ना तो लॉ के थ्रू बना है और ना ही नेचर ने, ना ही गॉड गिफ्ट है। इंस्टीड राइट इवॉल्व ग्रेजुअली थ्रू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आस्ता आस्ता, ये कंजर्वेटिव वाले थिंकर है, हिस्टोरिकल थिंकर वाले तो ये क्या बोलेंगे कि राइट ना तो नेचर के थ्रू आया है, राइट ना तो कोई लॉ से आया है, बल्कि राइट कैसे इवॉल्व हुआ है, ग्रेजुअली। राइट सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ, सोसाइटी में जैसे जैसे वैसे आया है। राइट कस्टम ट्रेडिशन प्रैक्टिस दैट, राइट कैसे आया, कस्टम ट्रेडिशन और प्रैक्टिस से लोगों ने क्या किया है, इसको अडॉप्ट किया, ओवर द टाइम बिकम एन एक्सेप्ट फॉर ए सोशल लाइफ। इवेंचुअली दिस कस्टम टेक फ्रॉम द फॉर्म ऑफ राइट। बोला कि राइट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चेंज हुआ है और ये राइट कस्टम से, ट्रेडिशन से, प्रैक्टिस से लोगों ने अडॉप्ट किया है। ठीक है ना। इसके जो इंपॉर्टेंट थिंकर है एडमंड बुर्क है, और एडमंड बुर्क डिस्क्राइब करते हैं कि राइट जो है वो इम्बॉडीमेंट ऑफ कस्टम्स है। राइट जो है कस्टम से जुड़ी हुई है, क्योंकि राइट हम लोग कस्टम ट्रेडिशन और प्रैक्टिस से लिए हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चेंज हुआ है। एडमंड बुर्क जो है ये फ्रांस रिवॉल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था। थ्योरी ऑफ मोरल राइट्स क्या बोल रहा जो, मोरल राइट्स से जो ये है ये ड्राइव किया गया है ह्यूमन रीजन और कॉन्शियसनेस, कॉन्सेंस से। इनके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, राइट मस्ट कन्फर्म ऑफ व्हाट इज मोरली राइट एंड रॉन्ग ऑल ह्यूमन बीइंग। बोला कि राइट कब होता है, जब जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो क्या सही और क्या मोरली सही कर रहे हैं, क्या मोरली गलत कर रहे हैं, वही राइट है। अगर आप मोरली सही कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं मोरली इथिकली, तो यानी आपके पास राइट है। नॉट जस्ट लीगली परमिटेड, इसको लीगली नहीं बोल सकते हैं कि अगर आपको कानून के थ्रू आया तो ये राइट नहीं। दिस राइट आर ए यूनिवर्सल एंड सोशल अप्लाई इक्वली टू एवरीवन। ठीक है। इम्यूनल कान जो है वो ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन रैशनलिटी, इसे इम्यूनल कान बोलते हैं ना, कि अगर किसी इंसान के अंदर ह्यूमन डिग्निटी है और ह्यूमन रैशनलिटी है तो उसके पास राइट है। तो ये जो थ्योरी है इससे इन्फ्लुएंस थी। ग्रीन थ्योरी भी वही बोलते हैं, ये टीएच ग्रीन भी यही बात बोलते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी और मोरल ड्यूटी। अगर कोई इंसान ह्यूमन डिग्निटी कर रहा है, लोगों के साथ अच्छा कर रहा है, उसके अंदर मोरलिटी है, ठीक है, तो ये इसके पास राइट है। तो ये टीएच ग्रीन बोल रहा है। टीएच ग्रीन एक चीज और बोलते हैं कि राइट और पावर नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मैन वोकेशन एंड मोरल बीइंग। बोले भाई सुनो, जब एक इंसान अपना फुलफिलमेंट कर लेता है, अपनी जरूरत को पूरा कर लेता है, ठीक है ना, लेकिन वो मोरल बीइंग के थ्रू, तो वो राइट है। रोनाल्ड डॉर्किन क्या बोलते हैं, डॉर्किन जो है, डॉर्किन जो है, इन्होंने एक बुक लिखा था टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977। इस बुक में ये सेपरेट करते हैं कि लॉ और मॉरलिटी दोनों ही सेपरेट है, इम्पॉसिबल है कि साथ होगा। रीइंफोर्स दैट आइडिया लॉ मस्ट बी ग्राउंडेड इन द मोरल रीजनेबल। ये रीइंफोर्स करते हैं कि जो आइडिया है ना कि लॉ जो है वो मोरल ग्राउंड के बेस पे ही होगा, इसको रीइंफोर्स करते हैं। कल इनका याद करना कि रोनाल्ड डॉर्किन का कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, टेकिंग राइट सीरियसली, बुक है ये। ह्यूमन राइट्स क्या बोलता है, सुनो ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या बोलता है। ह्यूमन राइट्स बोलते हैं भाई, राइट्स इसलिए दिए जाते हैं, राइट्स, ह्यूमन राइट्स हैव डेवलप फ्रॉम द थ्योरी ऑफ नेचर राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो डेवलप हुआ है ना वो नेचर थ्योरी से ही डेवलप हुआ है। ये राइट कंसिडर करता है यूनिवर्सल, बोलता है कि यूनिवर्सल राइट, मतलब मीनिंग दे अप्लाई टू ऑल ह्यूमन बीइंग। मेरा ह्यूमन राइट्स बोलता है कि जो ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, ठीक है, ऑल ह्यूमन बीइंग जब इक्वल है, सारे इंसान बराबर, तो सभी को राइट मिलेंगे, है ना, रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, रेस, रिलीजन, अदर स्टेटस। चाहे आप कोई भी कहाँ से बिलोंग करें, जिससे भी, ऑफ ह्यूमन बीइंग तो है ना भाई, तो आपको राइट मिलेगा।
ह्यूमन राइट्स आर इनएलिमेबल, अभी भी बताएं ह्यूमन राइट्स के भी, इसके बिना भी इंसान नहीं रह सकते, इंसान ह्यूमन राइट्स के बिना। दे कैन नॉट बी टेकन अवे सरेंडेड एज दे आर इनहेरेंट टू ह्यूमन डिग्निटी। बोले कि यहाँ पे हम लोग सरेंडर, हम लोग सरेंडेड नहीं हो सकते, मतलब ये जो ह्यूमन डिग्निटी से ही आया, ये जो ह्यूमन राइट्स है ना, ह्यूमन डिग्निटी से आया। तुमको मेन चीज याद करना है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, और यही ह्यूमन राइट्स के लिए एक आया डिक्लेरेशन जिसका नाम है ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, बहुत बार एग्जाम में आता है। 10 दिसंबर 1948 में आई थी, और इसको किसने अडॉप्ट किया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर को इन्होंने अडॉप्ट किया था। इन्होंने बोला क्योंकि 10 दिसंबर को अडॉप्ट किया गया था, तो इन्होंने बोला कि 10 दिसंबर को ही ह्यूमन राइट्स डे मनाएंगे। ठीक है, तो इनमें क्या बोला कि 3 तरह के राइट होगी, 3 तरह की जनरेशन राइट जो है 3 जनरेशन से आती है। ठीक है ना? फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स में क्या आएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। फर्स्ट जनरेशन राइट में आएगा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट राइट टू फ्रीडम, राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस, ये नेगेटिव लिबर्टी है। ठीक है, बोले एथिकल लिबर्टी, सेकंड जनरेशन के अंदर कौन कौन लिबर्टी आएगी? राइट टू इकोनॉमिक, को इकोनॉमिक के साथ सोशल कल्चर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, ये सब पॉजिटिव लिबर्टी भी है, और ये सेकंड जनरेशन से बिलोंग करती है। थर्ड जनरेशन में बोला गया कलेक्टिव राइट। थर्ड जनरेशन में क्या बोला गया है कि इसमें इंक्लूड होगा कलेक्टिव राइट, ये क्वेश्चन में आया था। राइट टू डिप्लोमेंट, राइट टू हेल्थ, और राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, ये सब। ठीक है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट आएगा फर्स्ट जनरेशन में, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर राइट आएगा सेकंड जनरेशन में, कलेक्टिव राइट आएगा तुम्हारा थर्ड जनरेशन में। राइट हुआ कंप्लीट। रात में मैं पूछ लूंगी, ठीक है, रात में मैं पूछ लूंगी। पावर क्या है? व्हाट इज द पावर? पावर इज द कैपेसिटी एबिलिटी टू डू समथिंग। अगर तुम अपनी कैपेसिटी एबिलिटी से कुछ कर पा रहे हो तो पावर है। पावर इज द, मतलब तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है कि तुम किसी दूसरे पर्सन को कमांड दे रहे हो, वो मान ले रहा तो पावर है। पावर इज द कमांड एंड डोमिनेशन, तुम किसी दूसरे के ऊपर कमांड कर पा रहे हो तो पावर है। मैकलिन और मिकेलिन, पावर इज द एबिलिटी टू मेक पीपल डू व्हाट दे वुड नॉट अदरवाइज हैव डन। पावर वो एबिलिटी है, पावर वो एबिलिटी है, पावर वो एबिलिटी है जिसमें लोग क्या करते हैं, इनके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, अपना डिसीजन खुद बनाते हैं और अपना डिसीजन दूसरों पे थोप देते हैं, और दूसरे पर्सन से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। मतलब एबिलिटी टू मेक पीपल, मतलब यहाँ पे अगर एक पर्सन के पास ये पावर है कि वो दूसरे पर्सन से वो बात मनवा ले, कोई भी बात, तो वो पावर है। पावर को डिफाइन किया गया है, मार्विन थे बोले कि मान लो कि कोई एक ये मैन है, अगर तुम इस इंसान के मैन के ऊपर कंट्रोल कर लेती हो, ठीक है, उसके एक्शन को कंट्रोल कर पा रही हो तो पावर है। अगर तुम अभी किसी मैन पे, किसी इंसान को कंट्रोल कर पा रही हो, तुम जो भी बोल रही हो वो कर रहा है, यानी तुम्हारे पास पावर है। जॉर्ज सैजन जॉर्ज सॉजनबर्ग बोलते हैं डिफाइन पावर एज द कैपेसिटी इम्पोज वन विल ऑन अदर। अगर तुम अपने अपनी मर्जी से किसी अपना विल किसी दूसरे पे थोप रही हो तो वो पावर है। वैन डाइक क्या बोल रहे हैं? इट इज नॉट सो मच अब्सोल्यूट पावर, बोले कि पावर जो है वो अब्सोल्यूट पावर, एक स्टेट में अब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, इसका पावर पोजीशन होना चाहिए, पावर पोजीशन इन रिलेशन टू अदर स्टेट दैट कॉन्ट। बोले कि स्टेट में अब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, हद से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए, पावर जो होगा वो रिलेशनली होगा। रिलेशनली कैसे? मान लो कि A B C D E, ए के पास अगर 100% है, 50 है, इस तरह से पावर होना चाहिए, रिलेशनल काउंट होना चाहिए। टैलकोट पर्सन बोलते हैं पावर मनी है, जो सोसाइटी को सर्कुलेट करती है। या सही है, किसी के पास अगर पावर, पावर इज लाइक मनी, किसी के पास पावर है तो पैसा भी है और सोसाइटी में सर्कुलेट होगी। हॉब्स के अकॉर्डिंग लाइफ ऑफ मैन इज ए कंटिन्यूअस सर्च, एक इंसान अपनी जिंदगी में कंटिन्यूअस सर्च करता है पावर के लिए। आफ्टर पावर विच एंड ओनली विथ हिज डेथ, पावर का जो ये डिजायर, ये इच्छा है कब खत्म होता है? उसके मरने के बाद।
ये बोल रहे हैं, ये तुम्हारा, हाँ, डायमेंशन, पावर के 3 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन में जो बुक लिखा गया उसका नाम है पावर एज ए डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो पहला डायमेंशन में जो थिंकर है उसका नाम है रॉबर्ट डल, और बुक का नाम है हु गवर्नेंस। ये बोलते हैं अगर ए बी से अपनी मर्जी से काम करवा लेता है तो पावर है, नहीं तो पावर नहीं है। ये बोलते पावर एज एजेंडा सेटिंग। बोल रहा है कि पीटर बैचरज और मॉर्टिन ब्राड्स, इन दोनों ने मिलकर टू फेसेस ऑफ पावर नाम की बुक लिखी थी। ठीक है। सेकंड डायमेंशन पावर को बोलते हैं नॉन डिसीजन मेकिंग पावर। देखो यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते, यहाँ पे एजेंडा सेट किया जाता है। ठीक है, सेकंड में। और पहला वाले में पावर एंड डिसीजन मेकिंग है। थर्ड डायमेंशन स्टेवन लुक्स। थर्ड डायमेंशन किसने दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टेवन लुक्स। और पावर का जो ये थर्ड डायमेंशन है ना, ये रेडिकल व्यू पे है। पावर एज अ थॉट कंट्रोल शेपिंग डिजायर चेंज बिलीव एंड परसेप्शन। जब तुम किसी पर्सन के बिलीव सिस्टम को, उसके डिजायर्स को, उसके परसेप्शन को चेंज कर पा रही हो तो वो पावर है। इनके बुक का नाम है रेडिकल व्यू। कहा हुआ बोले कि ए हैज अ पावर ओवर बी शेपिंग। जब ए जो है ना, ए बी के बिलीव और डिजायर को चेंज कर पा रहा अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो पावर है। ठीक है। पावर का कौन कौन सा फॉर्म है वो देख लें। मीडिया और एजुकेशन जो है ना, जैसे मीडिया तुम देखी होगी, ये मीडिया क्या करता है, लोगों का डिजायर को सेव करता है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी लोगों का क्या होता है, जो भी डिजायर है, जो भी आइडियोलॉजी उसको सेव करता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है जो कि पावर के फॉर्म को सेव करती है। ठीक है ना। जैसे तुम देखी होगी जब नरेंद्र मोदी 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे, ज्यादा से ज्यादा न्यूज चैनल में उनका ही दिखा रहा था, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना था, उनको पावर मिलाना था। लुकास बात करते हैं कि पावर जो है इंसेंशियली कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है। फुकोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। फुकोल्ड क्या बोलते हैं, साफ बात, जिसके पास लैंग्वेज है, जिसके पास नॉलेज है, पावरफुल है। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है तुम्हारा डिस्कोर्स। अरे कहाँ गया कर्सर, वहाँ है। मिचेल फोकोल्ड जो है इंट्रोड्यूस करते हैं डिस्कोर्स, और ये एक्सप्लेन करते हैं कि पावर को ऑपरेट किया जाता है लैंग्वेज और नॉलेज के थ्रू। डिस्कोर्स है स्ट्रक्चर वे ऑफ थिंकिंग स्पीकिंग नोइंग द सेफ, क्योंकि इंसान के अंदर जब लैंग्वेज होगा, नॉलेज होगा, तो वो बहुत सोच समझ कर बोलेगा। ठीक है। व्हाट इज द एक्सेप्ट, क्या जो सही रहेगा उसको एक्सेप्ट करेगा, है ना, क्योंकि नॉलेज है, उसको सही गलत का पता है। नॉर्मल एक्सेप्ट करेगा, सोसाइटी में जो भी नॉर्मलाइजेशन, जो भी ट्रू, जो भी एक्सपेक्टेशन रहेगा, वो बहुत ही सोच समझ के उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर थिंकिंग है। पावर एंड नॉलेज जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुमको किसी इंसान पे कंट्रोल करना है, पहले उसके बारे में तुमको नॉलेज होगा, तब तो तुम उस पर कंट्रोल कर पाओगे। पावर हैज नो सिंगल सोर्स, पावर का कोई सिंगल सोर्स नहीं है, पावर बहुत तरीके से आती है। बोले पावर इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल पावर इज नॉट ए जस्ट डायमेंशनल और यूनिडायरेक्शन। पावर बोल रहा यूनिडायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ डायमेंशनल नहीं है। ये बोले कि पावर ऑफ कैपेसिटी, सोसाइटी का जो पावर होता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है। तुम लैंग्वेज सीखी हुई है, तुम जैसे तुम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलता फटाफट लेंगे, एक अलग सी फीलिंग आता है, अरे ये इंसान बहुत पढ़ा लिखा है ना, यानी वो पावर है जो बोल नहीं रहा लेकिन दिख रहा। डिस्कोर्स जो है फ्लो होता है थ्रू द सोसाइटी में। डिस्कोर्स देखो ये वाला बात बोला, डिस्कोर्स का मतलब क्या, कौन वाला पावर, लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज हो, नॉलेज हो, वो तो बोले इस तरह का पावर सोसाइटी में पता है कैसे फैलता है, जिस तरह बॉडी में नस नस होता है ना, ये याद भी करना, ब्लड इन द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जो तुम देखी होगी बॉडी में हल्का हल्का नस होता है, जो ब्लड को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, सर्कुलेट करवाती है।
तो बोले जिस तरह ब्लड जो है ब्लड की कैपिलरीज का नेटवर्क पूरे बॉडी में चलती है, उसी तरह पावर भी हर जगह सरवाइव होती है उसी नेटवर्क की तरह, हर जगह आपको पावर मिलेगा। बायो पावर के बारे में बात बता रहे, एग्जाम में आता है बायो पावर किसने दिया? पावर पता कब है? जब आपकी सोसाइटी में, जब आप जिस स्टेट में रह रहे हैं और स्टेट में लोगों की रहने की ज़िंदगी को तुम सेव कर पा रहे, जैसे नॉर्थ कोरिया में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या पीना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? नॉर्थ कोरिया का राजा। ठीक है, तो वो पावर है। लेकिन लेकिन ये पावर तो डिसाइड कर रहा, सब चीज़ कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे हेल्थ ही खराब है लोगों का। ठीक है, हाइजीन सिस्टम ही नहीं है ठीक, हेल्थ सिस्टम ही ठीक नहीं है, तो काची का पावर? पावर कब है? जब आप अपने स्टेट में अच्छे से हाइजीन बना के रखे हो, मैनेज करके रखे हो, हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, बर्थ रेट ठीक हो, लोगों का ज़्यादा मौत ना हो, इस तरह का अगर आप बना के रखे हुए हैं तो आपके पास पावर है, और उस पावर का नाम है बायो पावर। जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एग्जाम में पूछेगा ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो हो जाएगा पैनोपेटेसिज्म, फुकल्ट का। पैनोपेटिसिज्म क्या एक चैप्टर है मुकुल फोटो का, जो बुक लिखते हैं डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन। इस बुक बर्थ ऑफ द प्रिजन वेयर ही एनालाइज हाउ सिस्टम ऑफ सर्विलेंस एंड पावर ऑपरेट इन मॉडर्न सोसाइटी। किस तरह मॉडर्न सोसाइटी में लोगों पे सर्विलेंस लगा हुआ है, वो पावर है। ये देखो, इसको बोला जाता है पैनोपेटिसिज्म। यहाँ पे तुम देख रही हो एक एक घर दिख रहा है, इसके अंदर कैदी है, लेकिन ये कैदी को लग रहा है कि कोई हमको देख ही नहीं रहा, लेकिन उन्होंने इस तरह से हिडन कैमरा बना के रखा है ना कि सारे लोग इन लोगों को देख रहे हैं, और इनको लग रहा है कोई देख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो पैनोटिज्म वाज ए प्रिजन मॉडल डिजाइन बाय द जर्मी, इसको जर्मी बैंथन ने प्रिजन के लिए डिजाइन किया था कि प्रिजन में क्या हो, जो चोर रहते हैं, जो थीफ रहते हैं, उन लोगों को पता ना चले कि उनका पे पूरा नजर है। ठीक है, उनका भी पूरा नजर, लेकिन हम लोग उनके ऊपर नजर भी रखेंगे। फुकल यूज करते हैं कॉन्सेप्ट पैनोपेटिक्स पैनोपेटिकॉन। ये एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी बिकम ए मैकेनिज्म कंट्रोल, किस तरह से जो ये विजिबिलिटी जो है वो मैकेनिज्म पे कंट्रोल कर लेती है, और हमारी लाइफ जो है इंक्रीजिंग गवर्नली इनविजिबल, हमारा जो लाइफ है वो दिन ब दिन गायब हो रही है। सर्विलेंस क्या करती है? डेटा इकट्ठा करती है और ऑनलाइन और मॉनिटरिंग करती है। पावर जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। फुकोल्ड बोलते हैं, फुकोल्ड जो है ना, थ्योरीज हाईलाइट करते हैं किस तरह मॉडर्न पावर फंक्शन मोर थ्रू द नॉर्मलाइजेशन करो, किस तरह मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न दुनिया में पावर जो है वो है ना कंट्रोल करता है, मॉडर्नाइज करता है फंक्शंस के थ्रू, ना कि वो लीगली ऑथोरिटी या पनिशमेंट या रिप्रेशन देता नहीं, बल्कि वो लोगों के माइंड को सेव कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, यही पावर है। इनके बुक का नाम है माइंडनेस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिश। थर्ड बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ठीक है, मेरी एक बात सुनो, मैं दो लाई थी, दोनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज का मैं यहीं तक रख रही हूँ, दो कंप्लीट हो गया ना, रात में जितना वो कंप्लीट हो जाएगा, कल से मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी। हालांकि मैं सोची थी 1 घंटा क्लास लूंगी, लेकिन हो गया। अच्छा, तुम लोगों को पता बता, तो कोई कंफ्यूजन है? कुछ भी जो लगा कि नहीं नहीं यार, किसी को भी आरसी या लक्ष्मी, किसी को भी याद कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, ठीक है, मैं इसको बंद कर दूँ, मुझे लगा था